सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। तो सबसे पहले जरा रिलायबिलिटी को समझ लीजिए। ये एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंपोनेंट। तो सिस्टम है, कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, टू परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब एक सॉफ्टवेयर आप क्यों यूज करते हैं? ताकि वो आपका कोई काम कर सके। तो वो वाले काम कर रहे हो उस समय जब आप उसकी मांग कर रहे हैं, यानी अंडर स्टेटेड कंडीशन एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप जब इस दरमियान सॉफ्टवेयर को मांग रहे हैं कि भाई मुझे इसमें काम करना है और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तैयार है, तो आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इस समय के लिए रिलायबल है। इसका मतलब ये है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। तो रिलायबिलिटी का मेन ये है कि जब अवेलेबल तभी होगा ना, ये जब कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो, दिक्कत ना हो। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और चीज बता दूं। रिलायबिलिटी पूरी तरीके से यह है कि आप कितना उस पर विश्वास कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे कितना आप डिपेंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर वर्किंग करेक्टली ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये सबसे शॉर्ट इसकी डेफिनेशन हो गई कि रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर्किंग फाइन, वर्किंग करेक्टली। ये करेक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि यहां पर एरर की बात आ जा रही है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका उत्तर क्या हो गया? यहां से इतने डिस्कशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं। द रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। और जब हमने डेफिनेशन देखी तो उसके आगे और चीज बढ़ा देते हैं। यहां क्या दिख रहा है आपको? रिलायबिलिटी, अगर बहुत सारे डिफेक्ट हैं तो अनरिलायबल है। अगर डिफेक्ट को हटाते चले जाएं तो रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कितने डिफेक्ट या कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं। रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन। रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? देखिए, एक ही सवाल को पूछने के 3 तरीके हैं। क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी इसका एक ही है, लेकिन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बदल रहा है। और यहां आंसर सब इसी पे है, डिफेक्ट पे, एरर पे। उत्तर क्या हुआ इसका? किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज फॉलोइंग स्टेजेस। देखिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, मतलब सबसे पहले 1 आएगा। उसके बाद डिजाइनिंग होती है, यानी 3rd आएगा। फिर कोडिंग होती है, फिर 2 आएगा। फिर टेस्टिंग होती है, 4 आएगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ढूंढ लीजिए। 1 3, इसमें कोई भी नहीं है, वाला नहीं है। तो यहां बता देता हूं आपको, अलग अलग फेजेस अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलते हैं। यानी कि कई इसमें अगर आप अजाइल ले रहे हैं तो वहां थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और स्पाइरल ले रहे हैं कहीं कुछ और हो जाएगा उसमें। बेसिक लेकिन यही चलता है। तो प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस, यहां तक ये चक्र चलता रहता है और घूमता रहता है। ये आपके सारे स्टेजेस हो गए। तो इसमें कोई भी नहीं है तो आप लिखेंगे नन ऑफ दीज। Which of the following tools is not required during system analysis phase of system development life cycle? तो SDLC में पहले आपको SDLC दिखा दूं। इस SDLC में आप देखिए कि कौन सी चीज जरूरी नहीं है। केस, अरे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो चाहिए ही चाहिए, और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी जरूरत हो सकती है। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग कब आती है? रिवर्स इंजीनियरिंग एक इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है, इंप्लीमेंटेशन के फेज के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग आती है। वो भी तब आती है जब आपके पास ओल्ड सॉफ्टवेयर ना हो, या फिर इसके डॉक्यूमेंट ठीक से ना हो, या फिर इसके पास कुछ सपोर्ट ना हो, और इसका जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर को चेंज करने का, वो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। तो मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम कोड से शुरू करते हैं और पीछे जाते 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 हम स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं, डिजाइन बीच में आएगा। फिर हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसकी तो आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो उत्तर क्या है? 3rd।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय अ क्लीन रूम अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब क्लीन रूम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जिसमें सारी कुछ चीजें मैथमेटिक्स में होती है। यानी इसका जो एसआरएस बनेगा वो प्रॉपरली आपके इस ऐसी लैंग्वेज में बनाएंगे हम जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, और उसमें सारी मैथमेटिक्स होगी। मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट बगैर मैथमेटिक्स के या फिर पूरे जिसे कहते हैं थ्योरम और इन सब के बगैर पास नहीं होगी, क्योंकि एसआरएस में जो हम शब्द लिखते हैं ना वो ही एनॉमली हो जाती है, या आप कहें कि एम्बिग्विटी वहीं पे आ जाती है, फुलफिलमेंट नहीं आती है। इसलिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये माना गया कि ये बेसिस है, इसको अगर बढ़िया तरीके से बना दिया जाए तो आगे सब बढ़िया चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो क्लीन रूम प्रोसेस है इसमें हम फॉर्मली सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम आगे जो भी बढ़ते हैं ये सारा बकायदा मैथमेटिकली इसका कोड वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारे काम जो है वो डिजाइन जो टेस्ट होंगे इसके स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। कौन सी चीज नहीं है इसमें नॉट कहा है, तो वो है आपका उत्तर बता देता हूं आपको, ये डायनेमिक वेरिफिकेशन नहीं। की प्रोसेस एरियाज ऑफ CMM लेवल 4 आर ऑल्सो क्लासिफाइड बाय अ प्रोसेस विच इज, देखिए पहले मैं आपको CMM दिखा दूं, जो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, IMDQO ऐसे याद करते हैं, इनिशियल मैनेज, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और ऑप्टिमाइज्ड। कई बार इसको आप मैनेज को रिपीटेबल भी बोलते हैं कई जगह पे, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका याद करने का। IMDQ, ओके, इनिशियल, मैनेज्ड, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और ऑप्टिमाइज्ड। सवाल यह है की प्रोसेस एरिया ऑफ CMM लेवल 4 आर क्लासिफाइड बाय अ प्रोसेस विच इज। की प्रोसेस एरियाज, हर एक जो CMM के जो स्टेज होंगे उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिकली, और फंक्शन को ही हम की प्रोसेस एरिया कहते हैं, जिसको करने के लिए हमको टास्क में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है CMM लेवल 5। की प्रोसेस एरिया ऑफ CMM लेवल 4 आर ऑल्सो क्लासिफाइड बाय अ प्रोसेस विच इज CMM लेवल 5, राइट। देखिए इसमें क्या है ना, चीजें वो तो हो रही हैं, लेकिन जो भी चीजें हो रही हैं वो यहां पर बकायदा इसमें इंप्रूवमेंट चल रहा है, इसलिए लेवल 5 हो गया है। वैलिडेशन मीन्स, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में अंतर क्या है। अब मान लीजिए आपने एक कोड बनाया ऐड का, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एडिशन करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको हम कहेंगे वेरिफिकेशन। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये जो ऐड फंक्शन है ये यूजर ने मांगा था कि नहीं मांगा था, इसे कहते हैं वैलिडेशन। इतना सिंपल है। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन का सीधा मतलब ये है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये है इज द सिस्टम करेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। जो एसआरएस बनाई गई है, जो काम आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने सही बनाया है, तो वो एसआरएस के हिसाब से आपने अगर आप सही बनाया है, और इज दिस द राइट स्पेसिफिकेशन, सबसे बड़ी बात है कि स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं सही है, वैलिडेशन होगा। आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। आपने जो काम किया वो यूजर के हिसाब से किया है कि नहीं किया है, तो जो वैलिडेशन होता है वो हमेशा एसआरएस के बेसिस पे होता है, हमेशा। वेरिफिकेशन मतलब है इसमें टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई। तो आप देखेंगे कि इसमें जो वेरिफिकेशन वैलिडेशन का और भी अंतर बताए गए हैं। वैलिडेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट करेगा, यूजर का फीडबैक, यूजर इन्वॉल्व रहेगा हमेशा। जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप एज ए डेवलपर सॉफ्टवेयर टीम आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या हुआ? वैलिडेशन का मतलब क्या है, आप एसआरएस से चेक करेंगे यूजर के पर्सपेक्टिव से, तो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, जो यूजर को चाहिए वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट? तो सबसे पहला तो यह है कि आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम की एनालिसिस करनी होगी। तो इसका सीधा मतलब है सेकंड। जो सिस्टम एनालिसिस है ना, बेसिकली ये एनालिसिस है, प्लानिंग के बाद सीधा आप एनालिसिस पे आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन दैट इंटीग्रेट्स डैश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो प्रोसेस भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं। तो इसका सीधा उत्तर क्या होगा? ऑल, सारे हैं इसमें।
फोर्थ है इसका आंसर। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग अमंग अदर्स। सबसे पहले आपको पता होना होगा कि ये वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है क्या। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आता है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मतलब ये होता है कि जैसे आप किलो लाइन ऑफ कोड और एफपीए ये निकालते हैं प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए। आप एफर्ट जानना चाहते हैं, आप टाइम जानना चाहते हैं, ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा वो जानना चाहते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है उसका पार्ट है ये, उसमें हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कहते हैं। और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का मतलब ये है कि कितने फंक्शनैलिटी ये सॉफ्टवेयर देने वाला, ये निकल के आता है। तो मैं आपको दिखा दूं, इसमें आप अगर यहां पर देखें तो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड दिख रहा है, रीयूजेबिलिटी यहां भी दिख रहा है, यही आपके वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है। 14 होते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो बस यहीं से आंसर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट है इसका आंसर। इन क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखिए क्लीन रूम बहुत ही कम यूज होती है क्योंकि बहुत टफ है। इसमें मैथमेटिक्स या जो फॉर्मल लैंग्वेजेस या फॉर्मल तरीके हैं वेरिफिकेशन वैलिडेशन के वो यूज होते हैं। इसमें अंग्रेजी और हिंदी का कमाल नहीं होता है। इसमें आप जो भी चीज डाल रहे हैं वो लॉजिकली और मैथमेटिकली सही होनी चाहिए, तभी एसआरएस पास होगी। इसकी टेस्टिंग भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से होती है। तो ये इसका पूरा एक फ्लो चार्ट है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है इम्प्लीमेंटेशन इज डन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग करेक्टनेस। जब तक एसआरएस का की करेक्टनेस वेरीफाई नहीं होगी, तो मैंने आपको बताया ये फॉर्मली किया जाता है। इसमें फॉर्मल वेरिफिकेशन वैलिडेशन बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन तभी हो जाएगा जब आप करेक्टनेस मानेंगे, वरना नॉर्मल एसआरएस जो हम बनाते हैं उसमें जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपको अलग समझ में आ रहा है, मुझे अलग समझ में आ रहा है। क्लीन रूम प्रोसेस में ऐसा कभी नहीं होगा। कितने भी लोग आ जाएं उनको एक ही मतलब समझ में आएगा इस लाइन का। एन एरर मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरैक्टिव सिस्टम शुड हैव। अब एक सिस्टम है, उसमें कोई एक एरर आ गया, वो एरर आपको क्या बताए? एरर आ गया, अब आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए ना एरर क्या है क्या नहीं है। तो इसका उत्तर है द लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स डन बाय द यूजर डिस्प्ले। आपने क्या किया, आपने यू हैव डन दिस, प्लीज ट्राई दिस, ये आपने गलत किया है, ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा। ये अगर हो तो इसको हम इंटरैक्टिव सिस्टम में अच्छा एरर मैसेज कहते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट एस्टिमेशन विद यूज केस इज प्रॉब्लमेटिक। यूज केस यूसीपी निकाल के, जैसे मैंने आपको अभी बताया फंक्शन पॉइंट निकालते हैं, केएलओसी निकालते हैं, ऐसे तमाम तरीके हैं निकालने के। यूज केस पॉइंट भी हम यूज करते हैं, लेकिन जो यूज केस बनाने का तरीका है ना वो यूजर डिपेंडेंट है। मैं जो यूज केस बनाऊंगा एक बैंकिंग सिस्टम का, आप जो बनाओगे यूज केस बैंकिंग सिस्टम का, वो दोनों ही अलग होंगे, है ना। कोई फिक्स तो है नहीं है। इसका मतलब ये है कि द डेटा या जो इनपुट डेटा आप दे रहे हैं वही इनकरेक्ट हो, क्योंकि इसमें जाएगा क्या, यूज केस ही अगर गलत हो तो आपका जो एस्टिमेशन होगा कॉस्ट एस्टिमेशन वही गलत हो जाएगा। तो यूज केस पॉइंट्स को निकाल के, यूज केस पॉइंट्स हम निकालते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए यूयूसीडब्ल्यू, यूएडब्ल्यू, टीसीएफ, ईएफ, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ये सारे फंक्शनल फैक्टर्स हैं, वो अलग चीजें हैं। आप ये समझ लीजिए कि इन सबको करने के लिए मेन जो इनपुट होता है उसका वो होता है यूज केस। सही यूज केस, कितने यूज केस है आपको पता होना चाहिए और सही है कि नहीं। तो वही गलत है तो कैसे काम चलेगा? तो उत्तर यही है, द डेटा कैन बी टोटली इनकरेक्ट। Which of the following tools is not required during analysis phase of system development life cycle? तो अभी हमने इसको डिस्कशन कर लिया, लेकिन ये डायग्राम मैंने दूसरा दिखाया है। उसका कारण ये है कि आप समझ पाए कि रिवर्स इंजीनियरिंग टूल जो है, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो काम है, उसके बाद जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे, मतलब जो आपके पास सोर्स कोड है उससे आप स्पेसिफिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्पेसिफिकेशन के साथ नए स्पेसिफिकेशन जोड़ते हैं और उसके बाद आप फाइनली नया सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये मेंटेनेंस का पार्ट है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का, और ये तभी होता है जब आपके पास कोई और चारा नहीं है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूएमएल डायग्राम्स आर यूज ड्यूरिंग। अब ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग समझते हैं कि डिजाइन से शुरू होता है, क्योंकि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ही बता रही है कि ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो मॉडल कब करेंगे आप? मॉडल तो आप, जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसकी आपको मॉडल बनाना होगा। तो कई लोग समझते हैं कि ये
सिस्टम मॉड्यूल डिजाइन या सिस्टम इंटीग्रेशन में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी किया जा सकता है। तो हर एक स्टेज पे, अब यहाँ पर आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने क्यों डाला है आपको ये बताने के लिए कि बहुत सारे डायग्राम हैं और सब डायग्राम्स या जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है वो आपको केवल एक तरीका बताती है डायग्रामेटिक कैसे आप अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? ऑल द गिवन ऑप्शंस। अ डिजाइन कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट इज अ, ठीक है, जब ये बेसिकली इलॉबरेशन है। इलॉबरेशन मतलब ये है कि आपके पास कुछ चीज है, उसको खींचना, साफ करना, क्लीन करना और वापस रख देना। तो इसका पहले मैं उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट, ये वही है। आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट की बात चल रही है। और इलॉबरेशन मैंने आपको बता दिया। इलॉबरेशन का मतलब ये है कि आप पहले बड़े लेवल से शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, फिर धीरे 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 आप लो लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो टॉप डाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी बता दिया, और इलॉबरेशन मतलब खींचना, तीनों चीज इसमें आ गई। तो फोर्थ है इसका। अ ब्लैक होल इन अ डीएफडी इज अ, डीएफडी है डेटा फ्लो डायग्राम। इसमें एक ब्लैक होल होता है, ये तभी आप आंसर दे पाएंगे जब आपको डीएफडी का नॉलेज होगा। तो आप देखेंगे यहां पर जो भी डेटा स्टोर है इसमें केवल इनपुट आ रहे हैं, मतलब केवल इनपुट फ्लो आ रहे हैं, आउटपुट नहीं है। तो इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 2, अ डेटा स्टोर विथ ओनली इनबाउंड फ्लोज। A server crashes on average once in 30 days. That is, mean time between failure MTBF is 30 days. आपको MTBF दिया हुआ है 30 दिन। When this happens, it takes 12 hours to reboot it. तो आपका mean time to repair भी दिया हुआ है, ये कितना है? 12 घंटे। mean time to repair 12 घंटे हो गए। The availability of the server with these reliability data values is approximately. तो availability होती है आपकी MTBF by MTBF plus MTTR। बस इसमें करना ये है आपको, ये दिन में है, इसको आप घंटे बदल दीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो इसका उत्तर आएगा थर्ड, 98.3। कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। ये जो 30 है इसको 30 इंटू 24 करिए, 720 आ गया। अब ये 720 आपका MTBF आया, तो MTBF 720 आ गया, इसको 720 रखिए, डिवाइडेड बाय 720 मैंने बताया आपको यहाँ MTBF रखना है, प्लस इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये घंटे में ही है। तो डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 0.9836, इसको परसेंटेज में दिखाना है तो 98.36%, यही इसका उत्तर है। A program P calls two subprograms P1 and P2. P1 can fail 50% time, P2 can fail 40% time. The probability P can fail. तो ये एक आपका P आपका मेन प्रोग्राम है, ये P1 को कॉल करता है और P2 को कॉल करता है। P1 की फेल होने की संभावना है 50%, यानी 0.5। P2 के फेल होने की संभावना है 40%, यानी कि 40/100, 0.4। अब द प्रोग्राम P कैन फेल, P कब फेल होगा? या तो P1 फेल हो जाए या P2 फेल हो जाए या दोनों एक साथ फेल हो जाए, यानी P1 या P2 या अच्छा P1 P2 में आपने जब जोड़ दिया तो इसमें आपको दोनों एक साथ जो फेल हो रहे हैं वो हटाना पड़ेगा। तो P1, ये आपको P1 इंटरसेक्शन P2 हटाना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली P1 यूनियन P2 निकालना है, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 0.5 को जोड़ दीजिए और 0.4 को जोड़ दीजिए और फिर इसका 0.4 इंटू 0.5 कर दीजिए इसको, मान के कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस करना है इससे, ठीक है जी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, मैं जरा ये क्लीन कर दूं, आपको जरा अच्छे समझा दूं। देखिए पहले आप क्या करेंगे कि 50/100 यानी कि ये P1 का हो गया, 40/100 P1 ये P2 का ये हो गया। सबट्रैक्ट क्या करेंगे जब दोनों एक साथ फेल हो जाएंगे, तो 50/100 इंटू 40/100, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों को जोड़ के इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए, 70% आ जाएगा। Assume that the
फॉलोइंग रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम पी। लाइन ऑफ कोड दिए है 33,480, एवरेज प्रोडक्टिविटी दी है 620 LOC लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर 6, एवरेज सैलरी 50,000 पर मंथ। इफ EDC आर द एस्टिमेटेड डेवलपमेंट एफर्ट, मतलब EDC जो आपको यहां ब्रैकेट में दिया है, पहला E है, दूसरा D है, दूसरा C है, एक में एक आपका पहला जो है एस्टिमेटेड डेवलपमेंट एफर्ट है, दूसरा एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम है, तीसरा आपका एस्टिमेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट लैक्स में। कैसे निकलेगा ये? अब आप देखिए, मैं आपको, आपने किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है ये इसको करने का। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहली चीज, इसका उत्तर बता दूं आपको कि ये है 54,927। पहली चीज है एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड कितना है, 33,480, एवरेज प्रोडक्टिविटी है 620 LOC पर मंथ, नंबर ऑफ डेवलपर 6, एवरेज सैलरी 5,000। आपको एस्टिमेटेड डेवलपमेंट एफर्ट निकालना है। ध्यान रखिए, एफर्ट को बस याद कर लीजिए, ये हमेशा पर्सन मंथ में आता है। तो पर्सन मंथ कैसे आएगा, देखिए आपको, ये 33,480 है, ये लाइन ऑफ कोड है, और 620 LOC पर पर्सन मंथ है ना। तो ये क्या हो गया आपका 620 LOC पर पर्सन मंथ। अब इससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, पर्सन मंथ ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये पर्सन मंथ में आ रहा है, इसका मतलब आपको 33,480 को 620 से डिवाइड करना है, तो एफर्ट आएगा, क्योंकि एफर्ट की यूनिट पर्सन मंथ होती है। तो आप 33,480 को डिवाइड कर दीजिए 620 से, ये आपका 54 आ गया। अब आपको अगला निकालना है एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम, मतलब टाइम चाहिए आपको। टाइम कहां मिल रहा है आपको टाइम मिल रहा है, ये 54 तो आपका ये आ गया 54 पर्सन मंथ। अब पर्सन मंथ में हमको मंथ चाहिए, तो पर्सन हटाना पड़ेगा। तो कितने पर्सन है आपके पास, 6 पर्सन, पीपी कैंसिल, कितना आ गया 6, 9, और ये मंथ आ गया, तो 9 महीने हो गए। ऐसे करना है। मैंने नहीं देखा किसको किससे डिवाइड करना, मैंने केवल यूनिट्स देखी, यूनिट से मुझे पता चल गया कि क्या करना है। अब अगला है स्टेप 3, कॉस्ट देखना है। तो कॉस्ट तो बड़ा आसान है, 50,000 आप तनख्वाह दे रहे हो, ठीक है जी। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने महीने काम करना है, 9 महीने। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 लाख आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो गया, ये वाला सेकंड वाला। 54 आपका एस्टिमेटेड डेवलपमेंट एफर्ट है, 9 आपका डेवलपमेंट टाइम है, 27 कॉस्ट है लैक्स में। A software project was estimated at 352 function point। तो फंक्शन पॉइंट आपको दिए हैं, यह है 352। A 4-person team will be assigned to this project consisting of an architect, एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर्स हैं और 1 टेस्टर है। The salary of the architect is 80K, प्रोग्रामर 60K और टेस्टर 50K। द एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 8 FP पर मंथ। अच्छा, इसमें 8 FP पर पर्सन मंथ, मतलब 8 FP बना पाएंगे अगर एक आदमी बनाएगा एक मंथ में, है ना। FP पर पर्सन मंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपके लाइन ऑफ कोड जैसे हम निकालते थे उसी से हम आगे बढ़ते थे। यहां पर फंक्शन पॉइंट है और फंक्शन पॉइंट 352 है। अब ये फंक्शन पॉइंट्स है आपके, हैं। अब आप देखिए कि आपके पास कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं। तो 4 लोग हैं और 8 ये FP क्रिएट करते हैं। तो टोटल कितने FP क्रिएट हो पाएंगे, देखिए मैं उसको ऐसे समझाता हूं। इसका उत्तर पहले बता दूं आपको कि ये चौथा वाला है, कैसे आएगा। पहले आपके पास फंक्शन पॉइंट 352 है, 4 लोग हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी 8 FP है, सैलरी आपको मैंने बता दी। अब आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ निकालने हैं। तो FP डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 4 × 8, ये जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि फंक्शन पॉइंट डिवाइडेड बाय कितनी टीम एवरेज है, यानी कि जो आपका मैंने ये बताया 8, हाउ मेनी FP पर एवरेज, तो इसको आप टीम FP कह लीजिए। और यहां पर आपका आएगा कितने लोग हैं टीम में, 4 लोग हैं, हाउ मेनी पीपल। 352 by 8 4 32, ये 352 by 32 आ गया 11 महीने, 11 महीना हो गया। अब सैलरी निकाल लीजिए। क्यों, कैसे सैलरी निकालेंगे, पहले इन सबको जोड़ दीजिए। 80K के में 1000 में कर रहा हूं मैं, प्लस 2 × 60 प्लस
50, इसको जोड़ लीजिए, इसका 1000 में आएगा, ये k में ना 1000 में आएगा, जितना भी आएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 3 जीरोस लगा दीजिएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे आपके सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।